नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी। और पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई। हम कह सकते हैं कि बाराती तैयार हैं, दूल्हे की खोज लगातार जारी है और फूफा नाराज हो गए हैं। तो सर, विपक्षी दलों की बैठक को आप एक तो कि कैसे देखते हैं? क्या ये जो एकता है जिस तरीके से मजबूत दिखी, वो जमीनी हकीकत पर भी आने वाले 1 साल तक बरकरार रहेगी? जी। और सवाल ये भी है कि केजरीवाल का क्या होगा? क्या केजरीवाल बीआरएस के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं? जी, देखिए, आपने सही कहा कि जो बीआरएस है, आप उसका भी बयान देखेंगे तो बीआरएस का भी बयान आया है कि ये जो खाली मोदी विरोध के नाम पर इकट्ठे हो रहे हैं लोग, या इस तरीके से आंतरिक मतभेदों के साथ एक मंच पर आ रहे हैं, तो ये गठबंधन टिकने वाला नहीं है। तो जिस गठबंधन की जो बुनियाद है वही इतनी कमज़ोर है, वो आगे कैसे मजबूती अपनी साबित कर पाएगा, कैसे आगे बढ़ पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। सबके अपने स्वार्थ हैं। सबके अपने अपने स्वार्थ हैं। और आप देखिए कि ये जो बैठक हुई पटना में, उस बैठक में ठीक है, फोटो तो सब खिंचवा रहे थे, और मैं इसमें मायावती जी का बयान याद करूंगा। उन्होंने कहा कि ये बैठक कुछ ऐसी है कि दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहिए। तो अब आप देखिए कि वहाँ पे केजरीवाल बैठे हुए हैं, लेकिन केजरीवाल मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी से खफा हैं कि आप अध्यादेश के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला पटना पहुँचने से पहले केजरीवाल के बारे में ये कह रहे हैं कि हम आपको अध्यादेश पर समर्थन कैसे दे दें, जब आपने आर्टिकल 370 जब हटाया जा रहा था तब आपने समर्थन किया था। तो ऐसे ये जितने भी दल वहाँ पर आप देखेंगे तो किसी ना किसी मुद्दे पर विरोधाभास है। आपने देखा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री वहाँ पर थी, लेकिन कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे बंगाल में। पंचायत चुनाव, हाँ, चोर पार्टी कहा उन्होंने। आपने देखा कि जो सीपीएम की जो वामपंथियों की सरकार है, उसने वहाँ पर बंगाल में, केरला में कांग्रेस के एक नेता को गिरफ्तार करा लिया। तो ये जो नेता हैं, ये कहना बहुत आसान है कि हम संयुक्त रूप से एक उम्मीदवार देंगे विपक्ष का बीजेपी से मुकाबले के लिए 400 सीटों पे, 400-450 सीटों पे। लेकिन ये हकीकत में ऐसा हो पाएगा, ये बहुत कठिन काम है। अगर ऐसा कर लिया विपक्ष ने तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं दिखता, क्योंकि हर पार्टी को अपने कैडर की चिंता होती है, और कैडर ये कतई नहीं करने देगा अपने आलाकमान को कि आप सरेंडर कर दीजिए दूसरी पार्टी के सामने और आप उनके उम्मीदवार का समर्थन कीजिए, हमको चुनाव लड़ने की इजाज़त मत दीजिए। तो ये देखिए, कोई भी राजनीतिक दल से जुड़ता है, कोई भी राजनीति में आता है, तो उसका एक लक्ष्य यही होता है कि मैं राजनीति के माध्यम से देश की सेवा करूं। देश की सेवा मैं तभी कर पाऊंगा जब मुझे कुछ पद मिलेगा, मैं किसी दायित्व के लिए चुना जाऊंगा। लेकिन अगर वो नंबर ही नहीं आएगा तो मैं फिर उस दल में रहकर क्या करूंगा, मैं तो दूसरे दल में जाऊंगा। तो ये जब आपने देखा होगा कि राजनीति के क्षेत्र में जो दल बदल होता है वो इसलिए होता है कि आपको यहाँ कुछ नहीं मिल रहा तो वहाँ चले जाते हैं, वहाँ मिल जाता है। तो जो भी कुछ आया है वो देश को या पार्टी को कुछ देता भी है, लेकिन उसके बदले कुछ वो लेता भी है। तो ये जो जितने भी दल वहाँ पर जुटे, आपने देखा कि आपने दूल्हे की बात करी तो शादी के लिए तो सुझाव दिया भी है लालू प्रसाद यादव ने। ये संकेत भी हो सकता है कि आप कांग्रेसी नेतृत्व करें, हाँ, कांग्रेस नेतृत्व करे। ये संकेत भी हो सकता है लालू प्रसाद यादव का कि हम सब बाराती बनने के लिए तैयार हैं, कि हम आपका नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जो इस बैठक के आयोजक हैं नीतीश कुमार, अगर हम उनकी बात करते हैं तो आप देखिए कि लगभग 1.5 साल पहले वो बयान दे रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है, उनसे बड़ा आज की डेट में कोई नेता नहीं है। आज वो उनको सत्ता से हटाने को इतने आतुर हैं कि उन्होंने एक विपक्ष की बैठक बुलाई, और इस बात में उनकी सफलता है कि उन्होंने तमाम ऐसे दलों को वहाँ पर इकट्ठा कर लिया जिनके आपस में भी मतभेद हैं कई सारे मुद्दों को लेकर। तो इस मामले में उनकी सफलता रही, क्योंकि सारे पार्टियों के प्रमुख वहाँ पर आए। किसी ने अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा कि अपनी ठीक है कि प्रतिनिधि भेज दिया और अपनी तीसरी कर ली हो निमंत्रण की, लेकिन वहाँ पर पहुँचे। ये एक नीतीश कुमार की सफलता है। लेकिन नीतीश कुमार की सफलता तो है, नीतीश कुमार की विश्वसनीयता कितनी है? अब देखिए, जो यशवंत सिन्हा जी का बयान आया है, यशवंत सिन्हा जी ने कहा कि अभी मैं देख रहा था इस बैठक के तुरंत बाद उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता नहीं है, और जब मैं राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहा था तब उन्होंने मेरा फ़ोन तक उठाने की जहमत नहीं की थी। तो ये दिखाता है कि नीतीश कुमार जो कुछ कर रहे हैं उसको लेकर वो ठीक है कि आरजेडी या जो जेडीयू है वो ठीक है, उनको लग रहा हो कि
हम एक बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जो बैठे दल हैं वो उनके दिल अभी नहीं मिल रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं शंका है इस बात को लेकर। और जब बिहार में ही अपने गठबंधन महागठबंधन को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं, हमने देखा कि हम पार्टी किस तरीके से एनडीए में वापस चली गई इस विपक्ष की बैठक से पहले, तो ये दिखाता है कि नीतीश कुमार जो हमने आपको नड्डा जी का एक बयान याद कर रहा हूँ जिसको लेकर जेडीयू खफा हुई थी और उसके बाद ही एनडीए से अलग हुई। नड्डा जी का एक बयान था कि शायद उन्होंने ऐसा कुछ कहा था कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनको लेकर कहा था कि क्षेत्रीय दलों, वो ऐसा कुछ बयान था, उसको इस तरीके से पेश किया गया था कि जो बीजेपी है वो क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व नहीं स्वीकार कर रही, क्षेत्रीय दलों को खा जाना चाहती है, क्षेत्रीय दलों को अपने में मिला लेना चाहती है, क्षेत्रीय दलों को उभरते नहीं देखना चाहती, ऐसा जेडीयू ने कहा था। नड्डा जी का ये भाषण का नड्डा ने पटना में कहा था कि हम अपनी पार्टी को विस्तार और मजबूत करना चाहते हैं। हाँ, तो उन्होंने उसको इस तरीके से पेश किया था कि क्षेत्रीय दलों के खिलाफ है ये। लेकिन अब नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं जरा इसको देख लीजिए। जो अगर हम जीतन राम मांझी ने जो कहा है और इस बात को जेडीयू ने स्वीकारा भी है कि हमने उनको कहा था कि आप विलय कर लीजिए, तो आप भी तो छोटी पार्टियों को खा जाना चाहते हैं। तो बड़ी मछली हर जगह यही काम करती है, वो करें तो गलत है, आप करें तो सही है, ऐसा चलता नहीं है। तो ये आपको देखना होगा कि हम जब राजनीति में होते हैं तो हमको दोगलापन नहीं दिखाना चाहिए, दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए। और लगातार ऐसे जो उपक्रम सामने आ रहे हैं बिहार की राजनीति से, वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं दोहरा रवैया सामने आ रहा है। और आपने बात करी अभी, जैसे अरविंद केजरीवाल की आपने बात करी, तो अरविंद केजरीवाल वहाँ पर ये बैठक में थे। आपने अगर उनका चेहरा देखा हो, उनकी पार्टियों के जो नेता वहाँ पर गए थे, चाहे राघव चड्ढा हो, चाहे संजय सिंह हो, उन सबका चेहरा देखा हो तो एक वो बहुत खुश नहीं थे, घुल मिल नहीं रहे थे वहाँ पर किसी से भी। बस ठीक है, एक वो क्योंकि निमंत्रण था और आपने देखा कि किस तरीके से नीतीश कुमार उनके घर गए थे, नीतीश कुमार से मिलने वो भी पटना गए थे, तो एक वो कांग्रेस को साधने की आखिरी कोशिश के तौर पर उसको देख रहे थे जी। और दूसरा क्या था कि एक जो आपसी रिश्ते होते हैं उनको बनाए रखने के लिए भी वहाँ पर अरविंद केजरीवाल पहुँचे थे। लेकिन जब वो घुल मिल नहीं रहे हैं और उनको ये चीज़ साफ है कि ये जितने भी नेता बैठे हैं ये मेरे नेतृत्व में तो एकजुट होंगे नहीं। और अरविंद केजरीवाल की पार्टी ये बार बार कह चुकी है कि 2024 का चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल होगा। केजरीवाल ये जानते हैं कि ये लोग मोदी बनाम राहुल गांधी कराने के लिए तैयार बैठे हैं, तो इसलिए वो किसी ना किसी मुद्दे पर और ऐसे मुद्दे पर जिससे कि उनको जनता के बीच में ये संदेश ना जाए कि मैं नेतृत्व के मुद्दे पर अलग हुआ हूँ, मैं किसी ऐसे प्रासंगिक मुद्दे पर अलग हो रहा हूँ जिसकी कि दिल्ली की जनता, अब वो जो कह रहे हैं कि अध्यादेश आ गया है, दिल्ली की जनता का अपमान है, दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात है, दिल्ली की जनता ने जो जनादेश दिया है उसका अपमान है, तो वो इस मामले को ऐसा एंगल देकर इस विपक्ष की जो एकता की कोशिश है उससे अलग होने का प्रयास करेंगे, बहाना ढूंढ रहे हैं वो एक, तो वो ऐसा लगता है। और आपने देखा कि किस तरीके से जो 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारी है, अब आप बात कर रहे हैं वहाँ पर पटना में कि हम 450 सीटों पर उम्मीदवार उतार देंगे, संयुक्त उम्मीदवार उतार देंगे। सबसे ज़्यादा जो सांसद देता है उत्तर प्रदेश से वहाँ पर पहुँचे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। अब आप देखिए कि मायावती को उन्होंने वहाँ पर नहीं बुलाया, जयंत चौधरी इस बैठक में नहीं गए, तो और ओम प्रकाश राजभर जिनकी पार्टी के भी विधायक हैं वो भी वहाँ पर नहीं गए, विपक्ष में हैं वो भी। तो ऐसे जो प्रमुख विपक्षी नेता हैं कई सारे वो वहाँ पर नहीं थे। तो ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश को लेकर ये जो गठबंधन संभावित है ये गंभीर नहीं है, और जब तक उत्तर प्रदेश को लेकर गंभीर नहीं होगा, बात तो वही हो जाती है ना कि उत्तर प्रदेश में जो दो दल थे, एक सपा थी और कांग्रेस थी। अगर सपा कांग्रेस के गठबंधन को हम 2017 में देख लें तो क्या हुआ था उत्तर प्रदेश में सबको पता है जी। और तेलंगाना को अगर आप देख लें तो तेलंगाना तो बिल्कुल ही साइड हो गया, क्योंकि ना तो केसीआर वहां पहुंचे ना ही ओवैसी को निमंत्रण दिया गया। तो ये दिखाता है कि ये इसमें सारे दल, चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा दक्षिण के बहुत सारे दल नहीं थे, ठीक है, तमिलनाडु से स्टालिन आ गए थे, लेकिन अगर आप देखते हैं ना अपने जो सीएम है वहाँ पे आंध्रा के रेड्डी, उनकी पार्टी वहाँ पे वाईएसआर कांग्रेस का प्रतिनिधि नहीं था, ना खुद वो पहुँचे थे, ना चंद्रबाबू नायडू तो एनडीए में आने वाले। तो ऐसे कई सारे राज्य हैं जो कि बड़ी संख्या में सांसद चुनकर भेजते हैं, तो उनके प्रतिनिधि वहाँ पर नहीं थे। तो ये राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन नहीं है। ये जो 17-18 पार्टियाँ हम देख रहे हैं कि पिछले संसद के सत्र से एक साथ जो आई हैं, उन्हीं पार्टियों के नेता वहाँ पर थे। अब आप महाराष्ट्र की बात करते हैं तो उद्धव ठाकरे वहाँ पर थे, तो उद्धव ठाकरे के पास कितने सांसद हैं अभी? 19 जीत कर आए थे, जीते थे, लेकिन अभी शायद 5-6 या उससे भी कम, 4-5 रह गए।
कह रहे हैं कि जितनी सीटों पर हमने जीता था उतने सीटों पर हमारे उम्मीदवार होंगे जी। तो एनसीपी और कांग्रेस क्या उतने पे मानेंगे? जी। और ये देखिए, जब अभी तो खैर मैं वही कह रहा हूँ कि ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब इसको धरातल पर उतारना होगा इस बात को, इस फॉर्मूले को, तो बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं और तब एक एक करके सब चले लेकिन जाएंगे। कांग्रेस कुर्बानी देने के लिए तैयार तो है नहीं, ना? कांग्रेस कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस कुर्बानी लेती है, देती नहीं है कभी भी, आप ये बात जान लीजिए। और हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में उसका अस्तित्व नहीं होने के बावजूद वो समाजवादी पार्टी या किसी पार्टी से गठबंधन करती है तो इतनी ज़्यादा सीटें ले लेती है। हमने देखा कि बिहार में गठबंधन करती है, अस्तित्व बहुत, हाँ, तो ज़्यादा सीटें ले लेती है। तो वो कभी कुर्बानी नहीं देते, वो दूसरों की कुर्बानी लेते हैं, उनका इतिहास है। तो और उनके साथ जो गया वो डूब जाता है, कई जगह ऐसा भी देखने को मिला है। तो और कांग्रेस के लिए भी सबसे अच्छा यही होगा वैसे देखा जाए तो, क्योंकि पार्टी वापस खड़ी हो रही है तो वो अपने बलबूते खड़ी हो। और ऐसा नहीं हो कि ये जो बैठक आज पटना में हुई है, अब उसमें पटना बैठक में सिर्फ एक ही सफलता हुई कि अगली बार हम शिमला में मिलेंगे, शिमला में अगली सफलता हुई कि अगली बार हम बम्बई में मिलेंगे, फिर ऐसे कहीं उस बैठक में अगली बैठक की तारीख ना सिर्फ निर्धारित हो, कुछ उसका सार्थक भी निकले। लेकिन ये बैठक विवादों और आंतरिक मतभेदों की पृष्ठभूमि में हुई और बैठक के दौरान भी जो आंतरिक मतभेद थे वो नोकझोंक की भी खबर आई है। हाँ, नोकझोंक, और वो हवा में रहे। तो ये दिखाता है कि बहुत मुश्किल है इतने बड़े एक विपक्षी गठबंधन को बना पाना। और हमको नहीं भूलना चाहिए कि ये सारे के सारे जो नेता वहाँ पर थे, कमोबेश यही नेता जब देश में पिछले साल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे तब भी ऐसी बैठकें हुई थी। लेकिन जब उम्मीदवार चयन की बात आई या जब सपोर्ट करने की बात आई कि भैया एनडीए उम्मीदवार या यूपीए उम्मीदवार, तब कई नेता इधर उधर हो गए थे। तो ये जितने भी नेता हैं अपना राजनीतिक स्वार्थ जहां देखेंगे वहीं पर ही आगे जाएंगे। और ये जितने भी नेता इकट्ठे हो रहे हैं, आपने देखा कि चलिए आप देखेंगे पिक्चर तो बड़ा अच्छा है, बहुत इतने सारे नेता और सारे नेता एक साथ बैठते हैं तो पिक्चर अच्छा आता भी है। लेकिन आप देखिए कि हमको ये सारे के सारे नेता चाहिए देश को आगे बढ़ाने के लिए, या वो नेता चाहिए जिनको कि राजकीय सम्मान दिया जा रहा है अमेरिका यात्रा के दौरान, या जिनको हम देख रहे हैं कि बड़े से बड़े जो अमेरिकी उद्योगपति हैं वो उनसे मिलने को आतुर हैं, अमेरिका की जितनी जानी मानी हस्तियां हैं वो उनके साथ रात्रि भोज में आने के लिए वहाँ पर किस तरह से निमंत्रण मिल जाए इसके लिए उनके बीच में वो हो रही है, जद्दोजहद हो रही है। या हम उसको देखें व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने का गौरव हासिल किया। तो वाशिंगटन डीसी से लेकर पटना तक जो बैठकें हुई हैं तो इनमें 2024 की तैयारियां ही हुई हैं एक तरह से हम देखें तो। अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जी की, और आपने शायद बताया भी था कि आप शायद अगला सवाल उसी से संबंधित करने वाले हैं, तो ये दिखाता है कि अगर हम कुल मिलाकर देखें तो वाशिंगटन डीसी से पटना तक जो बैठकें हुई 2024 के लिए हुई हैं। देखना होगा कि कौन सफल होता है, प्रयास तो दोनों पक्ष कर रहे हैं। लेकिन नेतृत्व का जहाँ तक मुद्दा है, अभी एक नेतृत्व तय है, क्योंकि अमित शाह कल ही ऐलान कर चुके हैं कि 2024 में 300 सीटों से ज़्यादा लेकर हम फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। दूसरी तरफ विपक्ष अभी नेता का चयन नहीं कर पाया है। सभी 450 सीटों पर एक उम्मीदवार उतारा जाए, इसको लेकर कोई रूपरेखा नहीं बन पाई है, सिर्फ बातें हवा में हैं। आपको ये लगता है कि बंगाल में सीपीआईएम, सीपीआई और ममता बनर्जी, कांग्रेस तीनों चारों ये एक हो जाएंगे? नहीं, देखिए ये सफल नहीं हो पाएगा। आप देखिए कि ये अगर मान लीजिए कि हम अभी जो बंगाल में विधानसभा के चुनाव हुए थे, हमने देखा था कि कांग्रेस और वामपंथियों का गठबंधन हुआ था, जनता ने उसको नकार दिया था। 1-2 और वहाँ पर इस्लामिक पार्टियाँ उसमें शामिल थी, लेकिन गठबंधन नकार दिया था। तो जनता ऐसे गठबंधनों को स्वीकार नहीं करती कि जो विपरीत विचारधारा वाले हों, एक दूसरे को गाली देते रहे हों, लेकिन सत्ता के लिए साथ आए हों। आपने देखा कि ये जो बिहार में गठबंधन सफल हुआ, वही गठबंधन उत्तर प्रदेश में बना था लोकसभा चुनाव में। मायावती अखिलेश साथ आए थे, लग रहा था कि एक बड़ा चमत्कार होगा, लेकिन उस गठबंधन का हश्र भी बहुत बुरा हुआ और उस चुनाव के तुरंत बाद वो गठबंधन टूट भी गया था और फिर कभी ऐसा गठबंधन नहीं होगा, इस तरीके की बातें दोनों पक्षों की ओर से भी कही गई थी। तो एक जगह कोई फार्मूला हिट हो गया तो वो हर राज्य में हिट हो जाए ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर राज्य की अपनी एक अलग राजनीतिक वहाँ की पृष्ठभूमि है, नेताओं की अलग पृष्ठभूमि है, वहाँ पर अलग अलग मुद्दे होते हैं। तो ये देखना चाहिए कि एक जगह हिट हो गया फार्मूला, उसको हम राष्ट्रीय स्तर पर हिट करा देंगे, ऐसा होता नहीं है। और जेपी नड्डा ने कल कहा था कि जिस लालू और नीतीश को इंदिरा गांधी और उनकी सरकार ने जेल में बंद किया, आज वही कांग्रेस की गोद में बैठ गए हैं। लेकिन जदयू के नेता कह रहे हैं कि हमारा विरोध इंदिरा गांधी से नहीं था,
उनके शासन से था जी। अब दिलचस्प है बयानों को किस तरीके से अपने हिसाब से उसको रखा जाता है। लेकिन सर अमेरिका एक तरीके से अगर देखें तो जिस तरीके से भारत और अमेरिका एक साथ आ रहे हैं, और दिलचस्प बात यह है कि भारत और रूस भी एक साथ खड़े हैं, भारत और अमेरिका भी एक साथ खड़े हैं। मोदी की फॉरेन पॉलिसी, हम मोदी ने वहाँ पे क्या किया, किस तरीके से सम्मान मिला, लगातार ये विजुअल्स चल रहे हैं सबके सामने, लेकिन फॉरेन पॉलिसी कितनी मजबूत हुई है और आने वाले दिनों में इसका क्या निष्कर्ष हम सबके सामने आने वाला है। देखिए, यही एक खूबसूरती है भारत की, और वो जो शुरुआत से आरंभ काल से चली आ रही, जिसे मोदी जी ने आगे बढ़ाया और मजबूत किया है कि हम एक पूरे विश्व को एक परिवार जरूर मानते हैं, लेकिन जब वैश्विक मुद्दों पर हमारे को कोई अपना रुख तय करना होता है तो हम किसी एक का पक्ष नहीं लेते हैं। हम ये देखते हैं कि भारत के हित में क्या होगा। इंडिया फर्स्ट। हाँ, तो इंडिया फर्स्ट होगा, तो भारत का हित पहले है कोई भी किसी मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करने के दौरान। लेकिन पूरा विश्व हमारे लिए एक परिवार है, और चाहे संकट का समय हो चाहे सामान्य दिन, हम मदद करते हैं एक दूसरे की। हमने देखा कोविड काल में किस तरीके से बड़े देशों ने मुंह फेर लिया था, लेकिन भारत ने पूरी दुनिया की मदद की थी। ग्लोबल साउथ का कहीं कोई उल्लेख नहीं होता था, भारत ने ग्लोबल साउथ की बात हर मंच पर रखी है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको कि अभी तक तमाम तरह की जो बड़े देशों से मदद मिलती है वो उन तक नहीं पहुंचती थी, भारत ने उस दिशा में पहल की है। भारत सिर्फ ये भारत की जो सरकार है वो सिर्फ यही बात नहीं करती कि भारत के जो पिछड़ा है या भारत का जो वंचित वर्ग है उसको सुविधाएं मिले। दुनिया में जो पिछड़े देश हैं, दुनिया में जो वंचित देश हैं जिनको कुछ मदद नहीं मिल पा रही है, वो सब भी उनको मिले, हम उसके भी पक्षधर हैं। और ये आपने देखा कि पिछले 8-9 वर्षों में भारत दुनिया का नेतृत्व करने की स्थिति में पहुंचा है, और भारत आज वो मुकाम हासिल कर रहा है जिसका वो हकदार है। और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि हम किसी का स्थान नहीं ले रहे हैं, हम अपना जो हमारे जो देश का जो वाजिब स्थान है हम वो चाह रहे हैं और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप तभी ये आप कह रहे हैं कि भारत रूस भी आज मजबूत रिश्ते हैं, भारत अमेरिका के बहुत मजबूत रिश्ते हैं, और जो अन्य देश हैं आप देख रहे तमाम जो वो इजराइल से भी रिश्ते हैं, फिलिस्तीन से भी रिश्ते हैं जी। और अब प्रधानमंत्री जी मिस्र की यात्रा पर हैं, तो ये दिखाता है कि हमने किसी से दोस्ती कर रहे हैं तो वो किसी के खिलाफ है ऐसा नहीं है। हमने हमारा हित, हमारे जो क्षेत्र का हित, हमारे जो विश्व का हित, इसको प्रधानता दी है, तो उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का जो अमेरिका दौरा रहा है ये सिर्फ भारतीयों में नहीं, जो प्रवासी भारतीय हैं उनमें भी नए ऊर्जा और उत्साह का संचार करके गया है। और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से जो भारत की प्राचीन योग पद्धति है, और महामारी के दौर में सबको ये बात समझ में आई है कि जो भारत की योग पद्धति है उसका कितना जीवन में असर है, उसको लोगों ने स्वीकारा है, लोगों ने अपनाया है। और आप देखिए कि किस तरीके से वहाँ पर रिकॉर्ड बना कि 180 देशों के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में योग सत्र में भाग लिया। हमने देखा कि किस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री का व्हाइट हाउस में स्वागत किया। सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री का व्हाइट हाउस में स्वागत नहीं हुआ, हमारे जो भारतीय अमेरिकी वहाँ पर जो लोग हैं उनका भी व्हाइट हाउस के लिए दरवाजे खोले गए, पहली बार, बिल्कुल आज के इतिहास में पहली बार खोले गए। तो वहाँ पर ये एक बड़ी बात है कि सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, आम जन को भी वो सम्मान मिल रहा है। तो आप सोचिए कि जो वहाँ पर उपस्थित होगा कितने गौरवान्वित होंगे वो लोग। और भारत के प्रति वो हमारे सरकार बार बार कहती भी है कि वही हम, वो जितने भी लोग रह रहे हैं विदेशों में, वो हमारे वो राजदूत हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, क्योंकि वही हमारी संस्कृति वहाँ पर लेके जा रहे हैं। वो हमारी जो चिकित्सा पद्धति है, हमारी पूजा पद्धति है, हमारी जो जीवन शैली है, वो वहाँ पर उसका विस्तार कर रहे हैं। तो वो हमारे सांस्कृतिक दूत हैं सारे के सारे, तो वो उनको भी सम्मान मिलना ही चाहिए, और इस यात्रा के दौरान मिला है। आप देखिए कि इंडियन डायस्पोरा को जो प्रधानमंत्री ने संबोधन दिया, तो उनकी जो उनके संबोधन में उन्होंने जब जब जिक्र किया कि आपकी जो यहाँ पर हम समस्याएं हैं, चाहे वो H1B वीज़ा की से जुड़ी बातें हों या और अन्य जो उनकी सामान्य जो दिक्कतें होती हैं,
उसके लिए भी उन्होंने अमेरिकी प्रशासन के समक्ष, अमेरिकी राष्ट्रपति के समक्ष वो मुद्दे उठाए हैं, उनका हल भी निकलवाया है। तो सिर्फ भारत के रक्षा और व्यापार या अंतरिक्ष या ऊर्जा संबंधों को ही भारत की तरफ से मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री वहाँ नहीं गए थे। भारतीय अमेरिकी जो वहाँ पर रह रहे हैं उनकी भी दिक्कतों को दूर करके आए हैं, और ये अपने आप में बड़ी बात है। और ये दिखाता है कि किस तरीके से जो प्रधानमंत्री हैं वो हर भारतीय की चिंता करते हैं। भारतीय मूल का होना ही ये प्रधानमंत्री को ये के लिए काफ़ी है कि उसकी मुझे चिंता करनी है। तो मुझे लगता है कि देश के समक्ष एक ऐसा नेतृत्व है जिसको कि दुनिया देख रही है, दुनिया सराह रही है और वैश्विक नेता सराह रहे हैं। आप देखेंगे वहाँ पर जब किस तरीके से ये हम सभी भारतीयों के लिए गौरवान्वित करने बात है, क्योंकि बात सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बात है भारत के प्रधानमंत्री की। भारत के प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी लेने की होड़ लग रही है। आपने देखा कि वहाँ पर जो सीनेट के स्पीकर हैं किस तरीके से वो सेल्फी ले रहे हैं, या वहाँ पर प्रधानमंत्री से मिलने की होड़ लगी। तो भारत के प्रधानमंत्री की वो ताकत जो है वो हर 140 करोड़ भारतीय के अंदर भी एक नई ताकत भर देती है। तो ये जो कुछ हुआ है वो ठीक है कि उसको राजनीतिक रूप से, घरेलू राजनीति में प्रधानमंत्री जी को उसका फ़ायदा हो सकता है, उनकी पार्टी को फ़ायदा हो सकता है। वो होगा जब होगा, चुनाव आएंगे। लेकिन उसका एक लाभ ये हुआ है कि हर भारतीय में एक नया आत्मविश्वास जगा है। ये इस यात्रा का तुरंत का जो तत्काल वाला लाभ है वो यही है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ इस यात्रा से निकल कर सामने आता है। डिटेल्स काफ़ी आएंगी। फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।